नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की। अब जानते हैं, ये कोई आम चुनाव नहीं था। ये सिर्फ एक सरकार बदलने की घटना नहीं थी। सच कहूं तो ये एक ऐसा राजनीतिक भूकंप था जिसने पूर्वी भारत की राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। आज हम उन सभी तथ्यों, आंकड़ों और जमीनी हकीकतों को बारीकी से समझेंगे जिन्होंने इस ऐतिहासिक चुनावी नतीजे की नींव रखी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे इस राजनीतिक भूकंप के पैमाने से, फिर बात करेंगे कल्याणकारी योजनाओं की जंग की, उसके बाद एसआईआर वोटर रोल विवाद को समझेंगे, फिर सत्ता विरोधी लहर पर नजर डालेंगे और अंत में देखेंगे इस जीत के बाद की कड़वी सच्चाई को। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से देखेंगे कि कैसे 15 साल तक चला एक राजनीतिक युग अपने अंत तक पहुंचा। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, राजनीतिक भूकंप, या कह सकते हैं 15 साल के एक अभेद्य युग का अंत। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 206। ये संख्या अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 206 सीटों पर एक अभूतपूर्व जीत दर्ज की। सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा होता है 148, और आप देख सकते हैं कि ये जीत उस आंकड़े से कहीं ज्यादा आगे निकल गई। ये एक ऐसा बहुमत है जिसकी कुछ समय पहले तक शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। अब इस स्पष्ट विरोधाभास को देखिए। एक तरफ वो सत्ताधारी पार्टी है जिसने पिछले 15 सालों तक राज्य पर अपना निर्विवाद वर्चस्व कायम रखा था और अब वो महज 81 सीटों पर सिमट गई है, और दूसरी तरफ 206 सीटों का एक ऐसा विशाल नया बहुमत खड़ा है जिसने सत्ता के गलियारों में सबको चौंका दिया है। सत्ता का ये बदलाव वाकई हैरान करने वाला है ना? और पता है, इस प्रचंड बदलाव के पीछे सबसे बड़ी ताकत क्या थी? वो है ये आंकड़ा, 92.47%। राज्य भर में मतदान का ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ प्रतिशत था। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का घरों से बाहर निकलकर वोट देना ये साफ साबित करता है कि मतदाता इस बार बदलाव लाने या अपनी आवाज को पूरी ताकत से उठाने के लिए कितने दृढ़ संकल्पित थे। आइए अब दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, कल्याणकारी योजनाओं की जंग और वोट का अर्थशास्त्र। देखते हैं कि आर्थिक वादों ने इस चुनाव में क्या कमाल किया। इस चुनाव में महिला वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए वादों की एक जबरदस्त होड़ देखने को मिली। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी की मशहूर लक्ष्मी भंडार योजना थी, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा था, जो कि एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच माना जाता था। लेकिन जीतने वाली पार्टी की रणनीति देखिए। उन्होंने भरोसा शपथ के नाम से एक नया दांव चला और इस राशि को सीधे 2 गुना करके 3000 रुपए प्रतिमाह कर दिया। और सच कहूं तो इस साहसिक आर्थिक दांव ने महिला मतदाताओं का रुख मोड़ने में एक बहुत बड़े गेम चेंजर की भूमिका निभाई। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा वर्ग था जिसे खास तौर पर साधा गया, और वो थे सरकारी कर्मचारी। लंबे समय से राज्य के कर्मचारी अपनी आर्थिक मांगों को लेकर काफी नाराज चल रहे थे। ऐसे में 45 दिनों के भीतर 7वें वेतन आयोग को लागू करने और महंगाई भत्ते यानी डीए के सारे बकाये को चुकाने का जो वादा किया गया, उसने 20 से 50 लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर प्रभावित किया। इस सटीक रणनीति ने इस अहम वोट बैंक पर सत्ताधारी पार्टी की पकड़ को पूरी तरह से ढीला कर दिया। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और चुनाव के सबसे विवादास्पद हिस्से पर, साय वोटर रोल विवाद। विवादों पर जाने से पहले जरा इस बार की सुरक्षा व्यवस्था को देखिए। ये तैनाती बिल्कुल अभूतपूर्व थी। 2021 के मुकाबले इस बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 4007 कंपनियों को तैनात किया गया। इसका मतलब है लगभग 2.4 लाख जवान। मकसद साफ था, एक ऐसा सुरक्षित और भयमुक्त माहौल बनाना जहां मतदाता बिना किसी स्थानीय डर या दबाव के अपना वोट डाल सकें। अब बात करते हैं उस प्रक्रिया की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या संक्षेप में एसआईआर। इसे मतदाता सूची के शुद्धिकरण के तौर पर पेश किया गया, लेकिन जरा इसके पैमाने के बारे में सोचिए। इस प्रक्रिया के तहत राज्य की कुल मतदाता सूची में से लगभग 12% यानी तकरीबन 91 लाख नाम हटा दिए गए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक कदम था जिसने चुनावी जमीन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। और जाहिर है इतने बड़े कदम का असर भी काफी ध्रुवीकरण करने वाला रहा। जिन लाखों लोगों के नाम सूची से हटाए गए, उनमें अनुमानित तौर पर 65% मुस्लिम मतदाता थे, और साथ ही दलित मतुआ समुदाय के लोग भी प्रभावित हुए। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के अपने अपने कड़े तर्क थे।
सत्ताधारी पार्टी ने इसे एक खास वर्ग को निशाना बनाने और उन्हें वोट देने से रोकने की साजिश बताया। वहीं दूसरी तरफ विजयी पार्टी ने इसे पूरी तरह से जरूरी बताते हुए कहा कि ये अवैध घुसपैठियों को सिस्टम से बाहर निकालने का एक अहम कदम था। सच जो भी हो, इस विवाद का असर चुनाव के नतीजों पर साफ देखने को मिला। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे खंड की ओर, घोटाले और सत्ता विरोधी लहर। 15 वर्षों का भारी बोझ कैसे जनता के गुस्से में बदल गया। ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में जनता की बढ़ती हुई नाराजगी की पूरी कहानी बयां करती है। सबसे पहले सरकारी नौकरी की भर्तियों में घोटाले की आंच ने युवा और नौकरी की तलाश कर रहे वर्ग को निराश किया। फिर जनवरी 2024 में संदेशखाली की घटना ने ग्रामीण मतदाताओं को झकझोर कर रख दिया। और उसके बाद अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की दर्दनाक त्रसदी ने खास तौर पर शहरी और शिक्षित महिलाओं के बीच एक भारी आक्रोश पैदा कर दिया। इन सभी घटनाओं ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया जहां लोगों का गुस्सा सड़कों पर आ गया। स्थानीय बाहुबलियों का दबदबा, भ्रष्टाचार के आरोप, इन सब ने एक बहुत ही तीव्र और अविवाद सत्ता विरोधी भावना यानी एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी को जन्म दिया। जैसा कि इस कोर्ट में लिखा है, पूरे राज्य में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन फूट पड़े, एक ऐसा घाव जो नहीं भरा। ये गुस्सा मतदान के दिन लोगों के फैसलों में साफ तौर पर नजर आया। और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि विजयी अभियान ने इस गुस्से को एक दिशा कैसे दी। देखिए, विपक्षी पार्टी अक्सर उन पर बाहरी होने का आरोप लगाती थी, लेकिन इस बार इस ठप्पे को हटाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत राज्य के औद्योगिक विकास, रोजगार और स्थानीय क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर लगा दी। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से डबल इंजन सरकार के विकास मॉडल को सीधा बंगाली अस्मिता और गौरव के साथ जोड़ दिया, और ये रणनीति पूरी तरह से सफल रही। अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और अंतिम खंड पर, नए चेहरे, कड़वी सच्चाई। यानी अब नतीजों के बाद आगे क्या होने वाला है। जाहिर है, इस विशाल जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए कई मजबूत दावेदार सामने आ रहे हैं। सबसे पहला और प्रमुख नाम है शुवेंदु अधिकारी का। जरा सोचिए, उन्होंने एक अभूतपूर्व कारनामा करते हुए न सिर्फ नंदीग्राम से जीत हासिल की, बल्कि निवर्तमान मुख्यमंत्री को उन्हीं के गढ़ भवानीपुर में भी हरा दिया। इसके अलावा इस पूरे चुनावी अभियान की कमान संभालने वाले प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य और आसनसोल दक्षिण से एक अहम जीत दर्ज करने वाली प्रदेश उपाध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल का नाम भी इस दौड़ में काफी आगे है। लेकिन इस पूरी जीत के जश्न के पीछे एक बेहद कड़वी और डरावनी आर्थिक सच्चाई भी छिपी हुई है। नई सरकार को कोई भूलों की सेज नहीं, बल्कि 7 से 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी भरकम कर्ज विरासत में मिलने वाला है। स्थिति के गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राज्य के कुल राजस्व का 20% हिस्सा तो सिर्फ इस कर्ज का ब्याज भरने में चला जाता है। अब महिलाओं को 3,000 रुपए महीने देने और 7वें वेतन आयोग को लागू करने जैसे बड़े बड़े वादों को इसी खजाने से पूरा करना होगा। और यहीं हम एक बहुत बड़े सवाल पे आके खड़े हो जाते हैं। चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन एक भारी कर्ज में डूबे राज्य की अर्थव्यवस्था को चलाना बिल्कुल अलग बात है। तो क्या शासन की ये चौंका देने वाली आर्थिक हकीकत और खजाने पर पड़ता ये भारी दबाव इस ऐतिहासिक चुनावी जीत की चमक को फीका कर देगा? आने वाला वक्त नई चुनौतियों का सामना कैसे करेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।